हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो तक जो चैप्टर नंबर 2 था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन, उस विद्युत रसायन नाम के चैप्टर को पूरी तरीके से एंड करवा दिया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कोलराउस का नियम पढ़ाया था, है ना। और उस कोलराउस के नियम में मैंने आपको कोलराउस का नियम भी बताया था और एक क्वेश्चन की वहां पर आपको प्रैक्टिस भी करवाई थी, है ना, जिससे आपको कोलराउस का नियम पूरी तरीके से समझ में आ सके, है ना। तो उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। आज का जो हमारा नया चैप्टर रहेगा वो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है रासायनिक बलगति यानी केमिकल काइनेटिक्स, है ना। देखिए ये चैप्टर नंबर 3 आपका केमिकल काइनेटिक्स है। ये भी चैप्टर बहुत ही अच्छा है और ये भी काफी समझने वाला चैप्टर है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। और सबसे पहले देखिए बात आई है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगति। तो सबसे आपको पहले पता यही होना चाहिए कि ये रासायनिक बलगति यानी केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है ना। सबसे पहले इसी बात का डिस्कशन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसके जो परिचय में जो बात बताई जाती है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी अभिक्रिया के वेग, है ना, इसमें हमें क्या पढ़ना होगा चैप्टर में, अभिक्रिया के वेग के विषय में। पूरा चैप्टर आपका अभिक्रिया के वेग के चारों तरफ घूमता रहता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि अभिक्रिया के वेग यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग, उसकी क्रियाविधि और उसे प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगति कहते हैं। ये इतनी बात कहें, इसके परिचय, इसका इंट्रोडक्शन है। जो इंट्रोडक्शन या परिचय में आपको बात लिखी हुई किताब सीरीज में मिल जाएगी कि ये एक ऐसी रसायन विज्ञान की शाखा है जहां पर हमें क्या किसी अभिक्रिया का वेग पढ़ना होता है, उस अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है, मैकेनिज्म, है ना, उसकी स्टडी करना होता है, अभिक्रिया की क्रियाविधि, है ना। और जो होता है कि उस अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं उनका डिस्कशन करना होता है इस चैप्टर के अंतर्गत, है ना। अब कारकों में देखिए क्या है कि कारक तो बहुत सारे होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका इसमें आपको देखने को मिल जाएगा वो ताप है, प्रकाश है ना, अभिकारक उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं हैं, क्षेत्रफल है ना, उत्प्रेरक है। इस तरीके के बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो किसी अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करने का काम करते हैं। भाई यहाँ पे ही क्या है कि आप कहीं पर जा रहे होते हैं, गति कर रहे होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या है कि आपके ऊपर भी तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट पड़ता है, वातावरण का प्रभाव या बाहरी प्रभाव आपके ऊपर भी तो पड़ता है, ज्यादा गर्मी, धूप, बरसात, है ना। इस तरीके के जो फैक्टर हैं ये क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो किसी भी अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो वैसे यहाँ भी है कि रसायन के अंतर्गत जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया को भी बहुत सारे जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। जैसे उत्प्रेरक की बात कर लिया जाए तो उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक एक कारक है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या करेगा, या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा, है कि नहीं। दो फैक्टर हो सकते हैं। टेम्परेचर है तापमान, तो तापमान क्या करेगा, या तो तापमान की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो जाएगी या तो तापमान की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो ये कारक किस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहे हैं, अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, कितनी स्पीड से होगी अगर होगी तो, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, है ना। इन सभी बातों का जिसमें डिस्कशन किया जाता है उसे ही कहा जाता है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगति, है ना। तो सबसे पहले रासायनिक बलगति में जब आप चैप्टर में एंटर करेंगे तो सबसे पहली हेडिंग आपको मिलती है कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर, या इसी का दूसरा नाम होता है अभिक्रिया का वेग लिखा होता है ना। तो देखिए सामने लिखा हुआ है अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। तो चाहे दर आए या वेग आए, दोनों को लिखना क्या है, सेम डिफिनेशन है, यही है। इंग्लिश में इसको रेट ऑफ रिएक्शन ही कहते हैं, चाहे अभिक्रिया का वेग पढ़िए चाहे अभिक्रिया की दर कहिए, है ना। अब देखिए अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर होती क्या है। तो यहां पर देखिए इसकी डेफिनेशन सामने आपके लिखी हुई है कि एकांक समयांतराल में, अब ये एकांक समयांतराल क्या होता है पता नहीं, एकांक समयांतराल कहां से आ गया। तो एकांक समयांतराल आया कहीं से नहीं है। एकांक समयांतराल का मतलब ये होता है कि 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटा। एकांक का मतलब होता है 1 यानी 1, और समय की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेकंड है। तो सेकंड में ज्यादातर बात कर ली जाती है। कभी कभी आप देखेंगे सवाल वगैरह में आपको मिनट में भी मिल जाएगा, कभी कभी घंटे में भी मिल जाएगा, है ना। लेकिन जो डिफिनेशन लिखी जाएगी एकांक का मतलब यहाँ ज्यादातर जो यूज होता है, देखिए समय के लिए ज्यादातर जो छोटी इकाई है सेकंड ही यूज होती है। कहीं स्पेशल केस में आपसे कहा जाएगा कि इसको मिनट में लिखिए, घंटे में लिखिए, तब उसको आपको चेंज करना होता है। तो उसकी बातों को हम सवाल में करेंगे कि कहाँ कैसे चेंज करना होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा कि एकांक समयांतराल, एकांक समयांतराल का मतलब 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटा,
ठीक। तो एकांक समयांतराल यानी यहाँ छोटी इकाई हम लेते हैं 1 सेकंड, तो एकांक समयांतराल की जगह हम 1 सेकंड भी लिख सकते हैं, आपको कहीं पुरानी किताब में या किसी बुक में देखने को मिल जाएगा। तो एकांक समयांतराल में अभिकारकों, अब ये क्या होता है, अभिकारक क्या होता है ना, या उत्पादों, ये उत्पाद क्या होता है, ये क्लास 10th से आप पढ़ते चले आ रहे होंगे। अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है ना। अभिकारक क्या होता है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और बनने वाला जो पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, है कि नहीं। जैसे आपका क्या है कि घर पर आपको खिचड़ी बनाना हो तो दाल और चावल आप लेकर के आएंगे, तो वो क्या है, आपके अभिकारक हैं। जो कच्चा मटेरियल लेकर के आया आप दाल और चावल का, वो आपका क्या है, तो वो है आपका अभिकारक, इसको कहते हैं रिएक्टेंट, है ना, वो अभिकारक है। और बना करके आपने खिचड़ी को बना करके तैयार कर दिया, तो वो खिचड़ी क्या होगी, प्रोडक्ट होगी, उत्पाद, जो आपको बन करके मिलेगी। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनकर के तैयार होगा उसको उत्पाद कहते हैं, और जिससे बनेगा यानी जिसको यूज किया जाएगा, जिसका उपयोग करके बनाया जाएगा, तो उपयोग किए जाने वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभिकारकों या उत्पादों, है ना, की सांद्रता। अब ये सांद्रता क्या होती है, तो सांद्रता होती कि किसी भी विलयन में उपस्थित, सांद्रता का मतलब छोटा सा है, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे। सांद्रता का मतलब आप समझने के लिए यह याद रखिए कि क्वांटिटी यानी मात्रा, है ना। तो सांद्रता को समझने के लिए आप यहाँ पर केवल एक शब्द याद रख सकते हैं कि जो मात्रा होती है, चलिए लिखते नहीं है इसको ना कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। सांद्रता को समझने के लिए 1 मिनट के लिए समझ लीजिएगा कि इसको मात्रा कहते हैं। कभी भी सांद्रता ध्यान ना आए तो याद कर लीजिएगा मात्रा को, क्वांटिटी को, क्वांटिटी से इसको रिलेट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो की सांद्रता का मतलब क्या है, समझने के लिए इसको मात्रा कह लीजिए, मात्रा कह लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग या दर कहलाता है। देखिए अभिक्रिया का वेग या दर, ब्रैकेट में क्या लिखा है, स्मॉल आर, इसको कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए यहां से है आर, यहां भी है आर, यहां भी, तो कोई भी आर ले लीजिए, स्मॉल बना दिया गया उसको अंतर करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए, तो स्मॉल आर से इसको प्रदर्शित करते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, है ना, या मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, तो बात तो वही है कि अभिक्रिया का वेग या दर स्मॉल आर कहलाता है। तो सांद्रता का मतलब क्या है, मात्रा में परिवर्तन। अभी जैसे मैंने आपको बताया, है ना, क्या बताया है कि जैसे मान लिया कि आपने अभी खाना बनाया है ना, तो उसमें क्या हुआ कि जब कोई अभिक्रिया हो रही होगी या कोई रिएक्शन हो रही होगी, है ना, जैसे आपने क्या किया कि 1 किलो चावल लेकर के आए और उसमें से क्या है कि आधा किलो चावल को आपने बना लिया, पका लिया, तो आपके पास उसकी क्वांटिटी में परिवर्तन दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। 1 किलो चावल था आपके पास, अब कच्चे चावल की क्वांटिटी आपके पास कितनी रहेगी, आधा किलो, और बना हुआ चावल भी आपके पास कितना होगा, आधा किलो। तो मात्रा या सांद्रता में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, ये परिवर्तन बराबर भी हो सकता है और कम ज्यादा भी हो सकता है कि नहीं भाई। जब आपने आधा किलो बनाया तो आधा आधा किलो दोनों साइड में बचा हुआ होगा, या आपके पास क्वांटिटी कुछ ज्यादा रही हो, आपने जितना यूज किया होगा उसी के हिसाब से आपको मात्रा में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यही बात यहां पर कह रहा था कि सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, सांद्रता नाम से आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बता दिया मात्रा, है कि नहीं। एक जनरलाइज एग्जांपल मैंने दिया है इस चावल वाला दाल वाला, कि इसमें क्या है, जितनी पदार्थ की मात्रा का यूज करेंगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, उत्पाद मिलेगा, है कि नहीं। तो वही कह रहा था कि सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग या दर कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा फार्मूला, अभिक्रिया का वेग या दर बराबर होता क्या है, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर बराबर क्या फार्मूला होता है। देखिए सामने लिखा हुआ है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, यानी अभिकारक या उत्पाद की मात्रा में परिवर्तन। मैंने मात्रा समझाने के लिए आपको कह दिया है, सांद्रता की जगह आप मात्रा शब्द समझने के लिए यूज करिएगा, लिखिएगा नहीं कहीं कि जल्दी जल्दी में ध्यान ना है सांद्रता की जगह मात्रा लिख दिए, है ना। तो मात्रा नहीं लिखिएगा, मात्रा वर्ड समझने के लिए है, सांद्रता लिखने वाला टर्म है, ठीक। तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन क्या है, समयांतराल। समयांतराल का मतलब कि समय भी तो कुछ ना कुछ लगेगा, आपने खाना बनाया तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जिस हिसाब से आपको भोजन बनाना होगा उस हिसाब से आपका समय भी कंज्यूम होगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। ज्यादा खाना बनाना तो 2 घंटे लग सकता है, थोड़ा सा खाना बनाना तो 15 मिनट लग सकता है, 10 मिनट लग सकता है, 5 मिनट लग सकता है। तो जिस हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना है, खाना बनाना है, उस हिसाब से आपका समय भी तो लगेगा, समय कभी भी नहीं रुकता है कि नहीं। आप कोई कार्य करिए या ना करिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखा देखिए समयांतराल, समयांतराल का मतलब है समय में अंतर, वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो ऐसे लिखा होगा कि परिवर्तन में लगा हुआ समय, नीचे जो लिखा हुआ आपको किताब सीरीज में कहीं कहीं मिल जाएगा, नीचे क्या लिखा होगा कि परिवर्तन में लगा हुआ समय,
तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो लिखा हो और चाहे केवल समयांतराल लिखा हो, दोनों सही हैं। तो परिवर्तन में लगा हुआ समय का मतलब समयांतराल ही तो है। ठीक, तो ये हो गया। देखिए हिंदी में फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये यूज करेंगे। अब जरा इंग्लिश में आ जाते हैं कि अगर इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे यूज करेंगे। तो देखिए अभिक्रिया के वेग या दर किसे लिखते हैं, स्मॉल आर से लिखते हैं, है कि नहीं। इसके बाद देखिए यहां पर देखिए एक प्लस लगा है और एक माइनस का चिन्ह लगा है। देखिए प्लस माइनस दोनों का मतलब क्या है, प्लस माइनस दोनों का मतलब ये है कि अगर आपका जो अभिकारक है ना, अभिकारक समय के साथ क्या होगा, खत्म होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको खिचड़ी बनाना है तो वहां पर क्या होगा, जैसे आपने कच्चे चावल ले लिए आधा किलो, तो वहां पर क्या होगा कि जैसे आपने चावल को बनाना चालू किया, स्टार्ट किया, तो आधा किलो आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। यानी आधा किलो चावल आपने बना लिया तो आपके पास कच्चा चावल मान लिया आधा किलो ही था, तो अब आपके पास कच्चे चावल की क्वांटिटी कोई भी नहीं रहेगी, खत्म, आपने बना लिया उसको। तो वहां पर अभिकारक क्या होगा, अभिकारक समय के साथ अभिक्रिया के साथ साथ घटता जाता है, कम होता जाता है। भाई आप जैसे जैसे किसी सामान का यूज करते जाएंगे तो समय के साथ वो सामान खत्म होगी कि नहीं होगी, तो वो क्या है, वो है अभिकारक जो समय के साथ खत्म हो रहा है। और जो बनकर के आपको मिल रहा है, आप जो उसको बना रहे हैं, तो जो बन करके तैयार हो रहा है वो क्या हो रहा है, उत्पाद। तो उसकी मात्रा क्या है, समय के साथ बढ़ेगी। आप जितना खाना बनाते जाएंगे तो पके हुए खाने की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और कच्चे वाले खाने की क्वांटिटी कम होती जाएगी। यानी कच्चा अनाज कम होता जाएगा और पक्का वाला भोजन बढ़ता जाएगा। तो सेम बात यहां पर भी है कि अभिकारक समय के साथ क्या होगा, अभिकारक की मात्रा घटती जाएगी और उत्पाद की मात्रा हमेशा बढ़ती जाएगी। और परिभाषा में दोनों लिखा है कि अभिकारक हो या उत्पाद हो, तो अभिकारक माइनस में होगा, उत्पाद प्लस में होगा, इसीलिए माइनस प्लस दोनों लगाया गया। देखिए ऊपर लगा है प्लस और नीचे लगा हुआ है माइनस, है कि नहीं। तो ये है। और देखिए यहां पर लगा हुआ है डेल्टा। डेल्टा क्या दिखाता है, तो डेल्टा दिखाता है परिवर्तन को, क्या परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है ना। और ब्रैकेट के अंदर देखिए ये ब्रैकेट किसका सिंबल है, ब्रैकेट सिंबल है सांद्रता का, सांद्रता का सिंबल है ये वाला ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट इस तरीके से लगाते हैं, ये ब्रैकेट कौन सा है, ये इस ब्रैकेट को कहते हैं सांद्रता का सिंबल, है ना। ये ब्रैकेट है सांद्रता का सिंबल, याद रखिएगा इसको। तो ये है सांद्रता का सिंबल, इसके अंदर सी लिखा है। सी का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता, इसीलिए कैपिटल सी लिखा है यहाँ पर। नीचे क्या है डेल्टा, डेल्टा फिर परिवर्तन को दिखाता है। और टी, टी क्या है, समय है, समय, टाइम, टी फॉर टाइम। तो ये क्या है, समय में परिवर्तन। देखिए डेल्टा परिवर्तन को दिखा रहा कि कितना परिवर्तन होगा, घटेगा या बढ़ेगा, वो तो बात की बात है, लेकिन डेल्टा क्या दिखाता, परिवर्तन को। तो समय में परिवर्तन डेल्टा टी है, ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है। यानी ये सांद्रता है, सांद्रता में परिवर्तन है, और नीचे क्या है, समयांतराल, समय में परिवर्तन। तो ऊपर सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन क्या कहलाएगा, अभिक्रिया का वेग या दर कहलाता है। अब देखिए यहां पर जो ये सांद्रता है ना, सांद्रता, सांद्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सांद्रता का जो मात्रक होता है, सांद्रता, सांद्रता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। ध्यान से देखिएगा, तो सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ऊपर क्या लिखा है, सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर। देखिए ऊपर लिखा मोल प्रति लीटर लिखा है। नीचे देखिए क्या है, नीचे डेल्टा टी भी तो है फार्मूले में इसके। तो टी के लिए क्या है, समय, समय किसको किसमें रखेंगे, सेकंड में। सबसे छोटी इकाई समय की सेकंड होती है, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है सेकंड, है ना। तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। ये लिखा हुआ आपको मिल सकता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। एक तो ये मात्रक मिल सकता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, या दूसरा मात्रक क्या निकलेगा, तो दूसरा मात्रक भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये देखिए मोल लीटर है और नीचे लिख लेते हैं सेकंड। देखिए लीटर को यहां से ऊपर लेकर के गए, एक स्टेप ऊपर लेकर के गए, तो ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो क्या बन जाएगा, देखिए मोल लीटर इनवर्स बनेगा। जब पावर में कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, और यहां से लीटर एक स्टेप ऊपर गया तो ऊपर -1 हो जाएगा। नीचे क्या है सेकंड, तो सेकंड क्या है, देखिए सेकंड भी इसके नीचे ही है, तो ये भी ऊपर चला जाएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो यहां सामने देखिए लिखा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, समझ में आ रही है ना बात। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, है ना, कि मोल लीटर ऊपर गया और फिर सेकंड ऊपर गया, तो दोनों मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स हो गया है। तो ये तो डिफिनेशन हो गई अभिक्रिया का वेग या दर की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल्स के माध्यम से जितनी भी बात इसके अंतर्गत है वो सारी बात आपको क्लियर कर देता हूं। चलिए अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूं कि ये जो अभिक्रिया का वेग अभी आपने पढ़ा है वो क्या होता है ना। एक एग्जांपल लेकर के मैं उसकी बात को क्लियर करता हूं। देखिए एक छोटी सी बात और ध्यान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बात। किसी भी अभिक्रिया का वेग 2 प्रकार से लिखा जा सकता है,
अब ये दो प्रकार से कैसे, तो किसी भी अभिक्रिया का वेग दो प्रकार से लिखने का मतलब ये है, देखिए अभिक्रिया जैसे हो रही है, एक यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि ये है आर, आर से बन गया पी, यानी ये क्या है, अभिकारक है आपका, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद है ना। यानी ये आपके पास कच्चा पदार्थ था और ये बनने वाला प्रोडक्ट है, बनकर के जो तैयार होगा वो उत्पाद है। उत्पाद किसको कहते हैं, जो बनकर के तैयार होता है कि नहीं, जैसे कच्चे खाना से पक्का खाना बन जाना, है ना, तो वो क्या है, पका हुआ खाना जो आपका है वो उत्पाद है, और कच्चा हुआ जो आपके पास चावल दावल था जो भी था वो क्या है, आपका अभिकारक है। तो देखिए कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है रिएक्टेंट, आर फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मीन्स होता है अभिकारक, पी फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स होता है उत्पाद, है ना, इसलिए आर और पी लिखा है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले लिखा है कि अभिकारक के विघटन की दर, देखिए समय के साथ साथ ये जो अभिकारक होगा, अभिकारक क्या है, वही कच्चा चावल है ना, या कच्ची दाल जो भी था आपके पास, तो ये वही अभिकारक है जिसको आप क्या करेंगे, यूज करके पका हुआ भोजन बनाएंगे, है ना। तो समय के साथ अभिकारक क्या होगा, घटेगा। भाई समय के साथ आप उसका यूज करेंगे, आप उसको बनाएंगे, तो समय के साथ साथ आपके पास क्या, कच्चे दाल और चावल की मात्रा कम होती जाएगी, है कि नहीं। तो ये अभिकारक क्या है, समय के साथ घटेगा, और अगर समय के साथ घटेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए परिवर्तन अगर आपके पास है, जो छोटी सी बात है कि जो चावल या दाल है आपके पास कम होती जा रही है, भाई जैसे इसका यूज करेंगे वैसे उसे खत्म होता जाएगा। अब खत्म हो जाने का मतलब ये तो है नहीं कि आप उसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिख देंगे, है कि नहीं, उसके सामने आप क्या करेंगे कि वहां पर उसको माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि ऋणात्मक में तो वो आएगा ही, और कभी भी जो अभिक्रिया का वेग या दर होता है तो उसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखते नहीं है, इसलिए इसके पास एक एक्स्ट्रा माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, है ना। तो अब देखिए यहां पर इसमें लिखना क्या है, अभिकारक के विघटन की दर, विघटन का मतलब है कम होना, नष्ट होना, खत्म होना समय के साथ, ठीक। तो अभिकारक के विघटन की दर यानी आर क्या हो रहा होगा, समय के साथ खत्म होगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आर खत्म हो रहा होगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या, इसमें ये लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है। इसमें लिखना क्या है, अगर इसमें लिखना चाहें तब, है ना, कि हम जानते हैं कि समय के साथ अभिकारक की मात्रा या अभिकारक की सांद्रता, मात्रा नहीं लिखेंगे सांद्रता लिखिए, लिखने वाला शब्द सांद्रता है, तो अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती जाती है ना, इतनी बात तो हमें पता है ना। तो अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती जाती है, और अभिक्रिया का वेग या दर कभी भी माइनस में लिखा नहीं जाता है, यानी ऋणात्मक चिन्ह में लिखा नहीं जाता है, निगेटिव होता नहीं है ना, और अभिक्रिया का वेग कभी भी माइनस में नहीं होता है। अतः हम क्या करेंगे कि अभिकारक की सांद्रता के सामने ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं, या ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। तो जब भी आप अभिकारक की सांद्रता लिखेंगे तो वहां पर क्या है, आपको एक माइनस का चिन्ह बाहर की ओर लगाना पड़ेगा, है ना। कैसे लगाना पड़ेगा, कैसे क्या होगा, चलिए देखते हैं इसको। देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि अभिक्रिया का दर या वेग का फार्मूला, देखिए क्या होता है वेग का फार्मूला, अभी मैंने आपको बताया आर बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, इंग्लिश वाला फार्मूला मैंने अभी आपको यही बताया है, पीछे देख सकते हैं। ये क्या है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो देखिए वहां दोनों शब्द थे, अभिकारक भी था उत्पाद भी था, लिखा था अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी अभिकारक की बात कर रहे हैं, उत्पाद की बात नहीं कर रहे हैं, उत्पाद की अभी हम बाद में बात करेंगे, ठीक। तो चलिए अभिकारक देखिए यहां पर क्या है, अभिकारक है आर। अब आपसे कहा गया कि इस अभिक्रिया के लिए आप अभिक्रिया की वेग या दर लिख करके दिखाइए, तो कैसे लिखेंगे, इसमें देखिए अभिकारक ये है ना, है कि नहीं। तो अभिकारक के लिए पहले आप अभिक्रिया का वेग लिखिए, तो चलिए लिख देते हैं, क्या बनेगा, अभिक्रिया का वेग स्मॉल आर, देखिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। अभिक्रिया का वेग स्मॉल आर बराबर क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, क्योंकि यहां बात किसकी की जा रही, केवल अभिकारक की बात की जा रही, अभी उत्पाद की बात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, अभी उत्पाद से हमें लेना नहीं है, उत्पाद की बात हम बाद में करेंगे, ठीक। तो केवल किसको याद रखना है, उत्पाद अभिकारक को। तो अभिक्रिया का वेग बराबर ये हो जाएगा, अभिकारक कौन है, कैपिटल आर, तो चलिए कैपिटल आर को लिख लीजिए, कैपिटल आर, और यहां पर आपको पता है कि सांद्रता में परिवर्तन, देखिए ये ब्रैकेट भी लगाना मत भूलिएगा, और ये डेल्टा भी लगाना नहीं भूलिएगा, है। चलिए तो यहां लगा लेते हैं डेल्टा, और ये लगाया सांद्रता का सिंबल, और किसकी सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता है, ये लिखा, देखो देखिए ये लिखा,
है ना, ये तो समझ में आ रहा होगा। ये अभिकारक की सांद्रता है और ये सांद्रता में परिवर्तन है। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, या अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा, और नीचे क्या होगा, समय में परिवर्तन या समयांतराल। समयांतराल कितना होगा, डेल्टा टी। चलिए यहां पर लिख लेते हैं डेल्टा टी। ये बात है अभिकारक का वेग या अभिकारक की दर को मैंने लिख दिया, यानी अभिक्रिया का वेग या दर मैंने किसके लिए, अभिकारक के लिए आपको लिख करके बता दिया कि स्मॉल आर बराबर डेल्टा लगाएंगे परिवर्तन के लिए, ब्रैकेट के अंदर क्या है, कैपिटल आर, ये क्या है, अभिकारक की सांद्रता, डेल्टा टी क्या है, समय में परिवर्तन, समय तो हमेशा परिवर्तित होता रहेगा। अब देखिए, जब भी आप अभिकारक की सांद्रता लिखेंगे तो उसके ब्रैकेट के बाहर एक माइनस का सिंबल लगा दीजिएगा, क्योंकि अभिकारक क्या होता है, समय के साथ घटता जाता है, इसलिए उसका मान माइनस में आएगा, और वैल्यू कभी माइनस में लिखी नहीं जाती है, यानी कभी भी अभिक्रिया का वेग माइनस में नहीं लिखा जाता है ना। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा सिंबल माइनस लगाना पड़ जाएगा इसके सामने। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके सामने एक माइनस का सिंबल लगा देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा टी। तो अभिकारक के विघटन की दर कैसे लिखी जाएगी, ये मैंने आपको लिख करके देखिए बता दिया। अभिकारक के विघटन की दर आप ऐसे लिखेंगे, या इसके अलावा एक और मैं चीज बता देता हूं आपको, है ना। डेल्टा आर का मतलब क्या है, डेल्टा आर का मतलब है परिवर्तन, है ना। चलिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग बराबर, है ना, ध्यान देते जाइएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा हटाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, R2 और माइनस कितना लगा देंगे, R1, ये हो जाएगा, और बाहर माइनस का सिंबल वैसे ही रहेगा। डेल्टा क्या है, परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के लिए क्या, तो T2 माइनस T1, समय में परिवर्तन क्या होगा, T2 माइनस T1। चलिए, तो T2 माइनस T1 आप इसको भी लिख सकते हैं, है ना, आप इसको भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला, ये आपको सवाल लगाने में बहुत काम आएगा, ऐसे आप सीधे भी लगा सकते हैं, इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कर लेंगे तो और अच्छी बात रहेगी। तो ये ज्यादा समझने के लिए, ये थोड़ा सा कम समझने के लिए। अब एक चीज आपके मन में डाउट आया होगा कि ये R2 कहां से आ गया, ये T2 कहां से आ गया, ये R1 कहां से आ गया, T1 कहां से आ गया, है ना। तो R1 R2 क्या है, R1 R2 है पहले और बाद की सांद्रता, है कि नहीं। ये देखिए R2 क्या है, R2 है अंतिम सांद्रता या बाद की सांद्रता, R1 क्या है, तो प्रारंभिक सांद्रता। अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए, है ना, कि R2 जो है वो क्या है, अंतिम सांद्रता या बाद की सांद्रता, R1 क्या है, तो प्रारंभिक सांद्रता या पहले की सांद्रता। ठीक, T2 क्या है, तो बाद का समय या अंतिम समय, T1 क्या है, प्रारंभिक समय या शुरुआत का समय। ठीक, देखिए छोटी सी बात यह है कि जब अभिक्रिया आपकी चल रही होगी, कोई भी रिएक्शन, है ना, तो देखिए प्रारंभिक मात्रा हमेशा क्या रहती है, कम। जैसे आप मान लिया कि अपने घर से चले, है कि नहीं, आप घर से जा रहे हैं विद्यालय, तो घर से जब आप चालू करेंगे चलना, जब आप घर पर हैं तो वहां पर समय क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं। घर पर जब आप हैं तो वहां पर समय कितना हो जाएगा, 0, और जब घर से विद्यालय पहुंचेंगे तो कुछ समय लगेगा, मान लिया 10 मिनट लगा। तो अब समय कौन सा बड़ा है, पहले वाला समय बड़ा है कि बाद वाला समय बड़ा है, तो बाद वाला समय बड़ा है। बाद वाला कितना है, 10 मिनट। शुरुआत का समय कितना है, 0 मिनट। तो किससे किसको घटाओगे, 10 से 0 को घटाओगे, यानी बाद वाले से पहले वाले को तो घटाओगे, तभी तो लिखा हुआ है। T2 क्या है, बाद का समय, वो 10 मिनट वाला समय, और T1 क्या है, प्रारंभिक समय, जब आप घर पर थे समय 0 था, तो T2 माइनस कितना हो गया, T1। इसी प्रकार से सांद्रता भी है, कैसे है देखिए, R2 क्या है, R2 है बाद की सांद्रता, R2 क्या है, R2 है बाद की सांद्रता। R1 क्या है, R1 है पहले की सांद्रता। कोई भी रिएक्शन चल रही थी, है ना, तो प्रारंभिक मात्रा हमेशा क्या होगी, देखिए यहां पर एक छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा कि जो प्रारंभिक मात्रा है वो हमेशा क्या हो जाएगी, आपकी ज्यादा हो जाएगी, है ना। प्रारंभिक मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, और अंतिम जो मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी, क्योंकि अभिकारक समय के साथ कम होता जा रहा है ना। मान लिया पहले से आपके पास 1 किलो चावल था, उसके बाद उसमें से आपने मान लिया कि 500 ग्राम यूज कर लिया, आधा किलो, तो कितना बचेगा, तो उसमें से बचेगा आपके पास आधा किलो, यानी आधा किलो क्वांटिटी आपके पास क्या हो गई, कम हो गई। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपके पास अभिकारक की जो मात्रा है या सांद्रता है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो R2 की वैल्यू छोटी होगी, R1 की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। इसीलिए तो यहां पर देखिए आगे माइनस लगा हुआ है कि आंसर माइनस में ना आ जाए, क्योंकि आप क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़े वाले को घटाएंगे, है कि नहीं। R2 क्या है, R2 समय के साथ कम होता जाएगा, तो R2 आपका पड़ जाएगा छोटा,
R1 क्या हो जाएगा, बड़ा, क्योंकि यहाँ घटने की बात की जा रही है ना, तो R2 छोटा R1 बड़ा, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। और आंसर कभी माइनस में लिखना नहीं चाहिए, यानी अभिक्रिया का वेग या दर कभी माइनस में लिखा नहीं जाता। उसके लिए एक एक्स्ट्रा माइनस लगा दीजिए बाहर। तो माइनस क्या किया, एक बाहर एक्स्ट्रा लगा दिया, एक आंसर आया। मान लिया ऐसी छोटी सी बात कर लेते समझाने के लिए, जैसे आपको, जैसे मान लिया कहीं पर R2 का मान कितना आया, R2 का मान से आपने R बराबर लिखा, R2 का मान आ गया 4, है ना। इसके अंदर R2 का मान किसी सवाल में लगाया, R2 आया 4, R2 का मान 4, R1 का मान मान लिया आ गया कितना आ गया, तो 6 आ गया। ये 4 है, ये 6 है। समय कुछ भी मान लेते, समय मान लिया 10 है और ये 0 है। समय तो हमेशा पॉजिटिव में जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या होगा, 4 से 6 घटाएंगे कितना होगा, 2, माइनस का 2, और नीचे क्या होगा 10। तो आप जब इसको क्रॉस काट देंगे यहां से, 2 पंजी 10, तो माइनस 1/, कितना आ जाएगा 5। तो माइनस 1/5, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.2 आ जाएगा, यानी 5 दूनी 10 होगा, माइनस 0.2। अब अभिक्रिया का वेग कभी माइनस में लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता कभी भी। तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके सामने जानबूझ करके एक माइनस का सिंबल लगाना ही पड़ेगा। अब ये माइनस माइनस क्या कर लेगा, प्लस हो जाएगा। तो आंसर जो आपको मिल जाएगा वो 0.2 मिल जाएगा, इसमें प्लस में। इसीलिए कहा गया कि यहां पर एक बाहर पहले से माइनस लगाइए, वरना आंसर माइनस में आ जाएगा, और आंसर कभी भी माइनस में नहीं लिखा जाता है इसका, अभिक्रिया का वेग या दर का। तो ये है अभिकारक के विघटन की दर, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उत्पाद के निर्माण की दर की बात आपसे करता हूं। तो अब डिस्कशन कर लेते हैं आपसे उत्पाद के निर्माण की दर। मैंने आपको बता दिया कि अभिकारक समय के साथ खत्म होगा, तो अभिकारक की सांद्रता कभी भी लिखेंगे उसके सामने एक माइनस का सिंबल पहले से लगा रखिएगा, क्योंकि आंसर माइनस में आ जाएगा फिर, है ना, क्योंकि अभिकारक समय के साथ खत्म होगा। ठीक, चलिए इसके बाद क्या है कि उत्पाद के निर्माण की दर, यानी यहां पर क्या है कि आप जो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता है वो क्या है कि उत्पाद के निर्माण की दर, यानी अब यहां उत्पाद समय के साथ क्या होगा, बनेगा। तो जब प्रोडक्ट कोई बन रहा होगा समय के साथ आपको प्राप्त होगा, तो वहां पर आपका क्या होगा, फायदा होगा, और फायदा होगा तो हमेशा मान किस में रहेगा, प्लस में होगा। तो इसके सामने प्लस का चिन्ह लगाइए ना या ना लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा प्लस में रहेगी, क्योंकि ये समय के साथ आपको मिलेगा। तो चलिए वही एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे R है और R से ले लिया P, है ना, एग्जांपल के लिए। तो ये क्या है, अभिकारक है आपका, यानी इस तीर के बाईं ओर जो लिखा होगा, ये जो तीर लगी है तीर के बाईं ओर जो लिखा होगा वो सब अभिकारक होंगे, तीर के दाईं ओर जितने लिखे होंगे वो सब उत्पाद होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो उत्पाद ये हो गया। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है कि उत्पाद के निर्माण की दर। तो उत्पाद तो समय के साथ हमें मिलेगा, वो तो हमारा फायदा होगा, तो फायदा हमेशा प्लस में ही होता है, नुकसान होता है माइनस में जाते जब, है कि नहीं। चलिए, तो उत्पाद के निर्माण की दर, अब देखिए उत्पाद के निर्माण की दर जब लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, तो फिर वही लिखेंगे कि उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन सांद्रता परिवर्तन में लगा समय या समयांतराल। फार्मूला भी मैंने आपको बताया, R बराबर डेल्टा प्लस माइनस सी। मैंने माइनस का केस आपको बता दिया। अब देखिए इसके ऊपर प्लस भी लगा हुआ था ना, अब प्लस का केस ये आएगा, इसीलिए यहां पर प्लस माइनस दोनों लगा हुआ था फार्मूले में, पहले भी मैंने आपको बताया था, है कि नहीं। प्लस का चिन्ह किसके लिए है, प्लस का चिन्ह है उत्पाद के लिए, माइनस का चिन्ह किसके है, अभिकारक की सांद्रता के लिए है, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घटेगी उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, तो एक जगह नुकसान एक जगह फायदा, इसीलिए प्लस माइनस दोनों। ठीक, चलिए तो यहां पर क्या लिखेंगे, अगर इसमें लिखना होगा तो 2 लाइन लिख सकते हैं कि चूंकि जो उत्पाद होता है वो समय के साथ बनता है या अभिक्रिया में प्राप्त होता है या समय के साथ साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, अतः उत्पाद की सांद्रता को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है ना, ये लिख सकते हैं। चलिए यहां पर बता देते हैं आपको अभिक्रिया का वेग या दर स्मॉल r बराबर, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं इंग्लिश में बता देता हूं। अभिक्रिया का वेग या दर स्मॉल r बराबर, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर केवल उत्पाद की, आप अभिकारक नहीं लेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, उत्पाद की केवल, तो केवल उत्पाद पर ध्यान देना है, अभिकारक को भूल जाना है। ठीक, चलिए तो यहां पर देखिए उत्पाद कौन है, ये P है, P फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस उत्पाद। तो चलिए इसके लिए लिख लेते, सबसे पहले क्या करेंगे, डेल्टा लगाएंगे, डेल्टा क्या, परिवर्तन, और किसकी सांद्रता लिखना है, तो उत्पाद की सांद्रता, तो ये सांद्रता का सिंबल लगाया।
इस सांद्रता के सिंबल के अंदर कौन होगा, तो उत्पाद होगा। उत्पाद कौन है, तो पी है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर पी लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दिया, तो ये उत्पाद हो गया। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन समझ में आया। सांद्रता में ये क्या है, परिवर्तन है, और ये क्या है, सांद्रता है। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा ब्रैकेट के अंदर पी। ठीक, उसके बाद परिवर्तन में लगा समय, सांद्रता परिवर्तन में लगा समय या समयांतराल। समयांतराल वही होगा हमेशा, डेल्टा टी, चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो। चलिए तो यहां पर लिख लेते हैं डेल्टा टी। अब उत्पाद हमेशा प्राप्त होता है, तो इसके सामने क्या करिए, हमेशा प्लस लगा दीजिएगा। चलिए तो प्लस लगा देते हैं, यहां पर ये लगा दिया है कि नहीं, डेल्टा पी हो गया आपका ये, है कि नहीं। तो इस प्रकार से इसके लिए हम ये लिख लेंगे। तो ये किसके लिए लिख लिया, ये लिख लिया उत्पाद के निर्माण की दर। उत्पाद समय के साथ बनेगा, उत्पाद में हमारा फायदा होगा, इसलिए इसको क्या है, यहां पर प्लस लगा करके लिख दिया गया है कि नहीं। तो ये हो गया इसके लिए। अब सेम टू सेम जैसे वहां पर आपने R2 माइनस R1 किया था, वैसे यहां पर भी होगा, देखिएगा। और ओ आर और स्मॉल आर बराबर क्या होगा, तो फिर स्मॉल आर बराबर वही हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर बराबर क्या होगा, डेल्टा पी का मतलब क्या है, परिवर्तन। और परिवर्तन में क्या होगा, यहां पर तो फायदा ही हो रहा, तो यहां P2 माइनस P1 हो जाएगा। चलिए तो लिख देते हैं आपके सामने, यहां पर क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा, वही पुराना T2 माइनस T1, यानी P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। देखिए P2 क्या है, तो P2 है बाद की सांद्रता, P1 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता या पहले की सांद्रता। अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, P2 क्या है, बाद की सांद्रता, P1 क्या है, पहले की सांद्रता, T2 क्या है, बाद का समय या अंतिम समय, T1 क्या है, बाद का पहले का समय या प्रारंभिक समय, है कि नहीं। तो P2 माइनस P1 हो गया और T2 माइनस T1 हो गया, है कि नहीं। ये किसके टर्म में है, तो ये है उत्पाद के। उत्पाद तो फायदा है, तो प्लस लगाइए चाहे ना लगाइए, यहां लगा लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस के चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माइनस का होता तब फर्क पड़ता, है कि नहीं। तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा सकते, तो ये भी फॉर्मूला है, ये यूज कर सकते हैं या आप ये यूज कर सकते हैं। जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा तो आपको यही फॉर्मूला यूज करवाऊंगा, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला बता ही दिया है आपको। तो यहां पर क्या होगा, P2 हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि P2 क्या है, बाद का, है ना, जो उत्पाद है बाद की सांद्रता है, यानी उत्पाद के बाद की सांद्रता है, तो बाद की मात्रा है। और P1 क्या है, प्रारंभिक मात्रा है या प्रारंभिक सांद्रता कह लीजिए, किसकी, उत्पाद की। ठीक, T2 क्या है, बाद का समय, और ये क्या है, प्रारंभिक समय, है ना। तो ये हो जाएगा आपका उत्पाद के निर्माण की दर। तो इसको प्लस से लिखते हैं और उसको क्या करते हैं, माइनस से लिख देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा कि ये है अभिक्रिया का वेग या दर। और अभिक्रिया की वेग या दर को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, जो कि आपके सामने मैंने आपको बता दिया है। जनरल फार्मूला आपका ये है, आर बराबर, ये मैंने अभी पीछे आपको बताया था, स्मॉल आर बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ये ओवरऑल फार्मूला है ना। इसको आपको परिभाषा जब आती तब उसमें लिखना होगा, अगर आपसे सवाल लगाने के लिए आता तो आप इन सब का यूज करेंगे वहां पर, है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है कि ये हो जाती है अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग, और उसके कुछ जनरलाइज एग्जांपल और उसके फार्मूले। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम जब आपसे बात करेंगे तो वो करेंगे अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया की जो दर है ना, उसके जो प्रकार होते हैं, जितने भी टाइप हैं उन पर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।